ये है 7th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी एंड ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे भारत में डेमोक्रेसी होने की वजह से सभी लोगों को इक्वल माना जाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होता। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने सभी लोग इक्वल हैं। जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर रहने वाला है, इस कंट्री में यहाँ से बिलोंग करता है, या तो वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन वो फॉलो करता हो, किसी भी ट्राइब से है, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, दैट मीन्स कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर कोई भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग इक्वल हैं और इसी वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं किया जाता। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग समान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी आज भी देखे जा सकती है। लेकिन अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, यहाँ के प्रिंसिपल्स को देखें तो इनके सामने सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को इक्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। देखिए, आज के अगर कानून की हम बात करें तो सभी लोग इक्वल हैं कानून के सामने, सभी लोगों को इक्वल आइडेंटिटी दी हुई है। लेकिन अगर इन लॉज से पहले की बात करें तो ऐसे कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं बनाए गए थे कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब भेदभाव से, डिफरेंसेस से, या फिर इल ट्रीटमेंट से, दैट मीन्स बुरे व्यवहार से, या फिर बैड ट्रीटमेंट से। लेकिन आज के टाइम पर सेवरल ऐसे प्रिंसिपल्स, नियम बन चुके हैं कि इन लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है और इक्वल ट्रीट करना है। अब अगर इस रिकग्नाइजेशन की बात करें, इक्वालिटी के रिकग्निशन की बात करें, इसकी पहचान की बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए हैं, जिसमें से हम 4 प्रोविज़न की बात करेंगे। पहला ये है कि सभी लोग कानून के सामने समान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति धर्म से बिलोंग करते हो, आप सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे कानून के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जो भी कंट्री में लोग रहते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक डोमेस्टिक वर्कर हो, कांता जैसे कि हमने उनके बारे में पढ़ा था, सभी लोगों को यहाँ के लॉज को ओबे करना है, इस कानून के नियम को मानना है, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सेकंड, यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं होगा कि वो किस रिलीजन से हैं, किस रेस से हैं, क्या कास्ट है, क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, मेल है या फीमेल है, सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा। थर्ड प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को पब्लिक प्लेसेस पर जाने का अधिकार है, प्लेग्राउंड्स में जाने का अधिकार है, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स में जाने का अधिकार है, कोई आपको नहीं रोक सकता। और सभी लोग पब्लिक जो भी चीज़ें होती हैं ना पब्लिकली, जैसे कि कुआं हो गया, रोड्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, सभी लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जैसे पहले किया जाता था कि जो दलित होते थे उनको सेम टैप से वाटर पीने के लिए मना किया जाता था, टेंपल में एंट्री करने के लिए मना किया जाता था। लेकिन जो ये प्रोविज़न्स बने हैं, नियम बने हैं, ये कानून बने हैं, इनके आगे अब सब लोग इक्वल हैं, किसी को भी रोका नहीं जाएगा कहीं भी जाने से। और अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी जो वर्ड है अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कानून ने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 तरीके निकाले हैं। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स ऐसी बनाई हैं जिससे डिसएडवांटेज्ड या मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी को, लोगों को हेल्प मिल सके। उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं इंडिया में ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो, सभी इनको इक्वली ट्रीट करें। इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी बनाई हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी जिससे कि ये जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी लाइफ को सुधारा जा सके, क्योंकि उनके साथ बहुत ही पहले से, बहुत ही सालों से बैड ट्रीटमेंट हो रहा था, उनकी डिग्निटी को डाउनग्रेड किया जा रहा था। अब जो ये स्कीम है ये इंश्योर करती हैं कि इन लोगों को प्रॉपर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि जो इनके साथ पास्ट में हुआ है वो आगे कंटिन्यू ना हो।
अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली, जिसमें से पहली स्कीम थी एक मिड डे मील स्कीम। बहुत ही अच्छी ये स्कीम थी। देखिए, इस स्कीम को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते थे पढ़ने। पहली बात तो बच्चे का रेशियो क्या होता था कि 100% तो रेशियो होता नहीं था। तो 100 में से आप ये लगाओ कि कम से कम बच्चे आते थे 30% ओनली। ठीक है, अब 70% क्यों नहीं आते थे? बहुत गरीब होते थे इसलिए नहीं आते थे बच्चे, अपने माँ बाप के साथ हेल्प कराते थे, लाइक घर के उसमें, जैसे कोई भी जो घर पे काम होते हैं उसमें। अब क्या होता था कि इन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता था, जो 70% बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। या फिर जो स्कूल में आते भी थे वो इर्रेगुलर थे, या फिर ये कह लो कि इनका पेट नहीं भरता था तो ये लोग मेल न्यूट्रिशन हो जाते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, मिड डे मील स्कीम, कि बच्चों को अगर स्कूल में बुलाएंगे पढ़ाने के लिए और उनको खाना भी मिलेगा तो वो स्कूल में रेगुलर आएंगे भी, और उनको खाना भी मिलेगा, उनका पेट भी भरेगा और उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इसी वजह से ये मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई, ताकि बच्चे रेगुलर पढ़ने आएँ और फिर आगे वो अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है ये चालू की गई थी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में, जहाँ पर बच्चों को कुक्ड लंच मिलता है। अब ये सबसे पहले इंडिया में कौन सी स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया था? तमिलनाडु में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2001 में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिया कि जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैं उसमें इस स्कीम को स्टार्ट किया जाए विद इन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मिड डे स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम, इसको स्टार्ट किया जाए। और इस प्रोग्राम के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए। इससे क्या हुआ कि जो पुअर चिल्ड्रन थे ना, जो मोस्ट डिसएडवांटेज थे, वो स्कूल में आने लगे, वो स्कूल में एनरोल होने लगे और स्कूल भी प्रॉपरली वो डेली अटेंड करने लगे। ये आप देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक और एक रीज़न भी लगा के देखिए कि ये जो पुअर चिल्ड्रन होते थे इनको भरपेट खाना नहीं मिलता था। अब जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उनको खाना भी वहीं पर मिल रहा है, तो उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि उनको मेल न्यूट्रिशन होने से बचाया जा रहा है, उनको वहाँ पर न्यूट्रिशन मिल रहा है। प्लस ऐसा भी होता था कि कुछ बच्चे स्कूल तो आ जाते थे, अब जब उनको भूख लगती थी लंच में वो घर चले जाते थे। अब जब वो घर चले जाते थे ना लंच में, तो वो वापस स्कूल नहीं आते थे लंच के बाद, ये भी होता था। तो इसीलिए बहुत अच्छा ये स्कीम निकाला गया। अब आगे भी यही बात कही गई है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से जब घर जाते थे लंच के लिए, वो वापस स्कूल में नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील स्टार्ट हुई है उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है, क्योंकि वो स्कूल में ही रहते हैं, स्कूल में ही उनको खाना मिल जाता है। और पहले क्या होता था कि जो उनकी मदर थी वो दूसरा काम कर रही होती थी, लेकिन उसको घर आना पड़ता था अपने बच्चों को लंच देने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब वो भी इस चीज़ से फ्री हो गई हैं एकदम, उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पका पकाया खाना गवर्नमेंट अलाउ कर रही है बच्चों को इस स्कीम के थ्रू। अब इस प्रोग्राम से कास्ट प्रेजुडिस भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पर लोअर और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर इस मील को खाते हैं। और कई जगह पर दलित वुमेन को ही खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि जो दलित वुमेन हैं वो भी मोस्ट डिसएडवांटेज्ड होती हैं। अब उन लोगों को वर्क मिलता है, मतलब उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, वर्क मिल गया तो उनको पैसे मिलते हैं और वो भी अपना लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर पाते हैं। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इससे जो बच्चे थे जो बहुत भूखे रहते थे उनकी हंगर को भी रिड्यूस किया गया है। और साथ ही साथ वो अपने एम्प्टी स्टमक की वजह से, भूखे पेट होने की वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। तो अब इस मिड डे मील स्कीम की वजह से ये सब हो पाया है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इसकी अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन आज भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसकी वजह से जो पुअर चिल्ड्रन थे, जिनका पेट नहीं भरता था, उस वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे स्टडीज़ में, या फिर वो स्कूल नहीं आ पाते थे, अब वो स्कूल भी आने लगे हैं, नए बच्चे भी जुड़ने लगे हैं स्कूल में, और अब वो रेगुलर अटेंड करते हैं स्कूल को। लेकिन हमारे कंट्री में स्कूल में भी बिग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक स्कूल वो है जहाँ रिच बच्चे जाते हैं और एक स्कूल वो है जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं।
और आज के टाइम पर देखा जाए तो जो दलित चिल्ड्रन हैं उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसा वाल्मीकि के साथ हुआ था। और इन चिल्ड्रन को भी ऐसी सिचुएशन में फोर्स किया जाता है जहाँ पर उनकी डिग्निटी को डाउनग्रेड किया जाता है, उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। एक तो रीज़न ये है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते, इवन दो कानून के नियम के ये खिलाफ है, क्योंकि कानून ने तो यही कहा है कि सब लोग इक्वल हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे चेंज होते हैं, ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं होते। टाइम लगता है लोगों को अपना नज़रिया बदलने में। तो ये धीरे धीरे एटीट्यूड्स चेंज होते हैं और ये चेंज होंगे भी। इवन तो लोगों को ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के या नियम के या कानून के खिलाफ है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। वो लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। किस बेसिस पर वो अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस। और एक और चीज़ है कि ये विमेन है, मेल एंड जो फीमेल है उसके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वुमेन को बहुत डिग्रेड किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो वो सब यहाँ पर बातें कही गई हैं। और जो लोगों के अंदर ये प्रेजेंट एटीट्यूड है, इसको चेंज किया जा सकता है जब लोग ये सोचने लगेंगे, ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता, सब लोग इक्वली ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, वो भी डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें या डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर इक्वलिटी को स्टैब्लिश करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। तो यही हम सेम चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने इंडिया की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अफ्रीकन अमेरिकन्स के बारे में। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। ओनली इंडिया ही ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इक्वालिटी के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया जा रहा है। अगर हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर आज भी ये स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो वाइट पीपल के स्लेव्स थे, जिनको कहाँ से लाया गया था, इनके एंसेस्टर्स को, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, इनके एंसेस्टर्स को कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से, और फिर बाद में उनको स्लेव बनाया गया था वाइट पीपल का। और वो कहते हैं, वो आज भी क्लेम करते हैं कि उनके साथ आज भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, डिस्पाइट इसके कि इसके लिए एक मूवमेंट भी हो चुका है 1950 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1950 में अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल राइट्स के लिए एक मूवमेंट किया गया था, लेकिन वो आज भी ये क्लेम करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और इस मूवमेंट के पहले की अगर हम बात करें, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, इवन दो वहाँ के जो लॉज थे ना उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट को डिनाई किया जाता था। तो क्या यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आई है कि हमने 6th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, अपार्थाइड लॉ, उसके अंदर हमने यही सेम चीज़ पढ़ी थी और यही सेम स्टोरी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, और जिसने देखी हुई है वो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर वो लॉ जो है उसके अंदर क्या था कि वाइट और ब्लैक पीपल में डिस्क्रिमिनेशन किया गया। जो ब्लैक पीपल हैं उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, जबकि वाइट पीपल को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। इवन दो जब ब्लैक और वाइट पीपल ट्रैवल करते थे, वैसे तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता था कि इन लोगों के लिए बसेस भी अलग होती थी, ब्लैक पीपल के लिए अलग, वाइट पीपल के लिए अलग। लेकिन अगर ये एक बस से ट्रैवल कर भी रहे होते थे और जो ब्लैक पर्सन है वो या तो सीट के बिल्कुल पीछे बैठता था, और या फिर उसे खड़े होना पड़ता था जब कोई वाइट पर्सन वहाँ पर उस सीट पर बैठना चाहता था। तो एक उनको जो रिस्पेक्ट है वो देनी पड़ती थी वाइट पीपल को। तो बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था ब्लैक पीपल के साथ वहाँ पर। अब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बाद एक ह्यूज एजिटेशन देखने को मिला, मतलब एक आंदोलन देखने को मिला अफ्रीकन अमेरिकन्स की तरफ से। एक लेडी थी रोज़ा पार्क्स, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी।
वो काम से घर आ रही थी और बहुत टायर्ड थी वो, तो वो बस की सीट पर बैठ गई थी और वो उस सीट पर बैठी थी जहाँ पर वाइट मैन बैठा करते थे। ये बात है कुछ 1 दिसंबर 1955 की। अब जब वाइट मैन आता है वहाँ बैठने के लिए तो वो अपनी सीट देने से मना कर देती है। जब वो अपनी सीट देने से मना कर देती है वाइट पीपल को, तो उसके बाद एक ह्यूज एजिटेशन देखने को मिलता है। और उस एजिटेशन में, उस आंदोलन में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उन्होंने अपने अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बोला और उन्होंने इस आंदोलन में कहा कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं सहन करेंगे। तो यहाँ से एक बिग हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलता है अफ्रीकन अमेरिकन्स में। जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, उसको नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग एक एक्ट भी पास किया गया 1964 में। नाम दिया गया उस एक्ट को सिविल राइट्स एक्ट। इस एक्ट के अंडर सभी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिट मतलब स्टॉप कर दिया कि अब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेसिस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ब्लैक पीपल के साथ में। और यहाँ पर इस एक्ट के अंडर ये भी कहा गया कि अब अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों को सेपरेट स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो वाइट पीपल के बच्चों के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में डाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि ब्लैक पीपल के जो बच्चे थे वो वाइट पीपल के बच्चों से अलग पढ़ते थे, अलग स्कूल्स में पढ़ा करते थे। अलाउड ही नहीं था उनके बच्चों को मिंगल अप होने के लिए, क्योंकि लॉ भी ऐसा था ना कि जहाँ पर सेपरेशन में रखा गया था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो थी ना अफ्रीकन अमेरिकन की, वो ज़्यादातर पुअर थी और वो इसीलिए प्राइवेट स्कूल को तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को ही अफोर्ड करते थे, और उन स्कूल्स को जहाँ पर बिल्कुल लोअर फैसिलिटीज़ होती थी या कम फैसिलिटीज़ होती थी। और जो अगर वाइट पीपल की बात करें तो उनके बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूल में, या फिर वाइट पीपल के बच्चे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे जहाँ पर हाई फैसिलिटीज़ मिलती थी, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स की तरह। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होने वाला है। तो अभी पहले जो हमने पढ़ा उसमें हम ये सब बातें कर चुके हैं, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब चीज़ें हैं ना कि किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग इक्वल हैं, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, किसी की डिग्निटी को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने का पूरा अधिकार है, और भी अदर चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 15 के अंडर। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर जो इक्वलिटी वर्ड है वो आर्टिकल 15 के अंडर आती है, सिंपल। तो आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको स्किप मत करना। यहाँ पर हम चैप्टर को सम अप करते हैं। कोई भी कंट्री कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। चाहे आप भले ही कितनी इक्वालिटी के प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दें, लेकिन इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री नहीं है। और जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इस डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इक्वालिटी है उसको रिकग्नाइज़ किया जा सके, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। तो अब आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो इक्वालिटी फैक्टर है ना, ये कैसे हमारी डेली लाइफ में एक इम्पैक्ट डालता है। तो आप अब इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। ये फर्स्ट लेसन, कल हम बात